नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल जुनेद एडवाइस में। जी हाँ, आपको बता दें कि इस समय की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक ऐसा सुनहरा मौका जो EPS 95 के लाखों पेंशन भोगियों के लिए न्याय का सवेरा हुआ है, जहां सर्वोच्च न्यायालय के एक अभूतपूर्व फैसले ने उनकी न्यूनतम पेंशन में एक ऐसी क्रांति ला दी है जिसकी वे वर्षों से केवल कल्पना ही कर रहे थे। दूसरी ओर केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों की धड़कनें 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट से तेज हो गई है। आज हम जानेंगे कि यह वेतन आयोग आपके जीवन में कितनी बड़ी आर्थिक क्रांति लाने वाला है और वह कौन सा जादुई फिटमेंट फैक्टर है जो आपकी सैलरी और पेंशन की तकदीर को एक नए शिखर पर पहुंचाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की यह खबरें सिर्फ सूचना नहीं बल्कि आपके जीवन में आने वाले एक नए और स्वर्णिम अध्याय का विस्तृत खाका है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन 78 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों की जिन्होंने अपनी जवानी देश के विभिन्न निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को सींचने में लगा दी, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद महंगाई के इस दौर में मात्र 1000 की मामूली पेंशन पर जीवन यापन करने को मजबूर थे। उनके लिए आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। एक लंबी और धैर्यपूर्ण कानूनी लड़ाई, सड़कों पर किए गए अनगिनत आंदोलन और सरकार से की गई सैकड़ों अपीलों के बाद आखिरकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी पुकार सुन ली है। यह महज एक फैसला नहीं बल्कि उन लाखों पेंशन भोगियों की गरिमा और आत्मसम्मान की एक शानदार जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन FR द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1950 से EPS 25 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 से बढ़ाकर सीधे 66 करने का ऐतिहासिक आदेश पारित किया है। ये 650-80% की एक ऐसी विशाल वृद्धि है जो पेंशन भोगियों के जीवन में एक अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव लाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पहलू है इस न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस 9 को जोड़ना। यह एक ऐसा कदम है जो सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में बढ़ती महंगाई का असर उनकी पेंशन पर ना पड़े और उनकी क्रय शक्ति समय के साथ कम ना हो। यह समझना महत्वपूर्ण है कि स्वयं यह परिवर्तन क्यों आवश्यक था। 1935 में जब EPS योजना शुरू की गई थी, तब इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करना था। यह योजना उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। लेकिन समय के साथ इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन अपर्याप्त होती चली गई। 2014 में न्यूनतम पेंशन को 1000 प्रति माह निर्धारित किया गया था, लेकिन पिछले एक दशक में आसमान छूती महंगाई, विशेष रूप से भोजन, किराए और दवाइयों जैसी बुनियादी जरूरतों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि ने इस राष्ट्र को लगभग निरर्थक बना दिया था। देश भर के पेंशन भोगी महाराष्ट्र की औद्योगिक इकाइयों से लेकर तमिलनाडु के कपड़ा मिलों तक अपनी व्यथा सुना रहे थे। उनकी मांग सीधी और स्पष्ट थी, एक ऐसी पेंशन जो उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर दे। EPS राष्ट्रीय संघर्ष समिति जैसे कई संगठनों ने इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा। उन्होंने सरकार, श्रम मंत्रालय और EPFO के सामने बार बार अपना पक्ष रखा, लेकिन जब कोई ठोस परिणाम नहीं निकला तो मामला देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट पर पहुंचा। अदालत ने पेंशन भोगियों की दलीलों, उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया है जो अब देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है। आइए अब इस नई पेंशन व्यवस्था के मुख्य विवरणों को गहराई से समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा बदलाव तो न्यूनतम पेंशन की राशि है, जो अब 1000 से बढ़कर 17,500 प्रति माह हो गई है। दूसरा और शायद इससे भी महत्वपूर्ण महंगाई भत्ते का समावेश है। यह DA अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक A के आधार पर तय किया जाएगा और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में इसे समायोजित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, आपकी पेंशन में भी स्वतः वृद्धि होती जाएगी। यह एक स्थायी समाधान है जो पेंशन भोगियों को भविष्य की आर्थिक अनिश्चितताओं से बचाता है। यह नया महंगाई भत्ता काम कैसे करेगा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ता 50% है।
इस स्थिति में 1700-500 की मूल न्यूनतम पेंशन पर 50% डीए यानी 350 और जुड़ जाएंगे। इस प्रकार पेंशन भोगी को कुल रहा 100 तो 50 प्रतिमाह प्राप्त होंगे। अगर हम विभिन्न डीए दरों पर एक नजर डालें तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। यदि डीए 22% है तो कुल मासिक पेंशन होगी 785 प्लस 360 दान 650। यदि डीए 50% है तो कुल मासिक पेंशन होगी 7,500 प्लस तोड़ी 350 दान 550। यदि डीए 6% है तो कुल मासिक पेंशन होगी 6,500 प्लस 500 डाइस 12,000। इसे वार्षिक आय के दृष्टिकोण से देखें तो 10% डीए पर एक पेंशन भोगी को सालाना 1402 से 800 प्राप्त होंगे, जबकि इससे 4% डीए की दर पर यह राशि बढ़कर 14,400 सालाना हो जाएगी। यह वह वित्तीय स्वतंत्रता है जो इन वरिष्ठ नागरिकों को न केवल उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें अपने स्वास्थ्य, भोजन और अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की विवशता से भी मुक्त करेगी। अब सवाल यह उठता है कि इस बढ़ी हुई पेंशन को प्राप्त करने के लिए पेंशन भोगियों को क्या करना होगा। यहां एक और राहत की बात है। पेंशन भोगियों को इस नई पेंशन के लिए कोई नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया स्वचालित होगी। हालांकि यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपका केवाईसी नो योर कस्टमर विवरण, जिसमें आपका आधार कार्ड और बैंक खाता शामिल है, ईपीएफओ के रिकॉर्ड में पूरी तरह से अपडेटेड हो। ईपीएफओ को न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अगस्त 2025 तक सभी पात्र पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन का भुगतान शुरू हो जाए। संगठन द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। पेंशन भोगी किसी भी सहायता या जानकारी के लिए अपने स्थानीय ईपीएफओ कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं या ईपीएफओ के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। यह फैसला सिर्फ एक वित्तीय जीत नहीं है, बल्कि यह भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में एक मील का पत्थर है। यह दर्शाता है कि देश अपने उन वरिष्ठ नागरिकों के प्रतिबद्ध है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। यह निर्णय भविष्य के पेंशन सुधारों के लिए एक मिसाल कायम करता है और यह उम्मीद जगाता है कि सभी क्षेत्रों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बेहतर समर्थन प्रणालियां विकसित की जाएंगी। अब रुख करते हैं उस दूसरी बड़ी खबर की ओर, जिसका इंतजार देश के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। यह खबर है 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके सबसे महत्वपूर्ण घटक यानी फिटमेंट फैक्टर की। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह घोषणा करके एक नई उम्मीद जगा दी है कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से अपनी सिफारिशों को लागू करेगा और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। तो आखिर यह वेतन आयोग और इसका फिटमेंट फैक्टर है क्या, और यह आपके वेतन और पेंशन को कैसे निर्धारित करता है? हर 10 साल में सरकार अपने कर्मचारियों के वेतनमान को देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और कर्मचारियों की जरूरतों के अनुसार संशोधित करने के लिए एक वेतन आयोग का गठन करती है। यह आयोग एक विस्तृत अध्ययन के बाद सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपता है। इन सिफारिशों का दिल होता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक मल्टीप्लायर है जिसका उपयोग कर्मचारियों के मौजूदा मूल वेतन, बेसिक पे को गुणा करके नया मूल वेतन निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग जो 2016 में लागू हुआ था ने 2.557 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी। इसका मतलब यह था कि कर्मचारियों के 6ठे वेतन आयोग के तहत मिल रहे मूल वेतन को 2.75% से गुणा करके नया मूल वेतन बनाया गया था और न्यूनतम मूल वेतन ज़ज़ निर्धारित किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग के लिए चर्चा का बाजार गर्म है। विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञ और कर्मचारी संगठन अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को काफी हद तक बढ़ा सकता है। यह बढ़ोतरी क्यों जरूरी है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई दर काफी ऊंची रही है और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद से कर्मचारियों के जीवन यापन की लागत में काफी वृद्धि हुई है। विश्लेषकों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.0 लागू होता है तो न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 1800 हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी छलांग है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं
कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को सीधे गुणा करने के बजाय एक संशोधित फार्मूले का उपयोग कर सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में वेतन में एक बड़ी वृद्धि निश्चित है। फिटमेंट फैक्टर का प्रभाव केवल नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि सेवा में मौजूद हर स्तर के कर्मचारी पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 4,000 है, तो 3 मना के फिटमेंट फैक्टर के अनुसार उसका नया मूल वेतन 1,200 हो जाएगा। इस नए मूल वेतन पर फिर महंगाई भत्ता, मकान, किराया भत्ता, हार और अन्य भत्ते जोड़े जाएंगे, जिससे कुल सैलरी में एक जबरदस्त उछाल आएगा। 8वें वेतन आयोग की एक और महत्वपूर्ण बात महंगाई भत्ते का विलय डीएम मर्जर है। नियम यह है कि जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है, तो उस तारीख तक मिल रहे महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाता है और फिर नए वेतन मान की गणना की जाती है। अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 85% का आंकड़ा पार कर चुका होगा। इस 50% या उससे अधिक के डीए को जब मौजूदा मूल वेतन में जोड़ा जाएगा और फिर उस पर नया फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, तो यह वेतन वृद्धि को और भी प्रभावशाली बना देगा। इसका असर सिर्फ सेवारत कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि पेंशन भोगियों पर भी पड़ेगा। पेंशन की गणना अंतिम आहरित मूल वेतन के आधार पर की जाती है। जब मूल वेतन में इतनी बड़ी वृद्धि होगी, तो स्वाभाविक रूप से पेंशन की राशि में भी उसी अनुपात में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन 900 प्रति माह है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसमें भी एक उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है, जो लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने में और अधिक सक्षम बनाएगी। तो कुल मिलाकर आने वाले कुछ महीने और साल भारत के करोड़ों पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक तरफ ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सर्वोच्च न्यायालय से मिली ऐतिहासिक जीत उन्हें दशकों के इंतजार के बाद एक सम्मानजनक और आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन प्रदान करेगी। 400 की न्यूनतम पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते का कवच उन्हें बुढ़ापे का मेन आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा तोहफा देगा। यह जीत भारत के लोकतंत्र और न्यायपालिका में आम आदमी के विश्वास को और मजबूत करती है। दूसरी ओर 8वें वेतन आयोग का गठन और एक आकर्षक फिटमेंट फैक्टर की उम्मीदें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक नए आर्थिक युग का सूत्रपात करने जा रही हैं। यह न केवल उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन से बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिलेगी। यह दोनों ही घटनाक्रम दर्शाते हैं कि सरकार और न्यायपालिका देश के उन लोगों के प्रति संवेदनशील हैं जो राष्ट्र की सेवा करते हैं, चाहे वे संगठित निजी क्षेत्र के कर्मचारी हों या सरकारी कर्मचारी। यह एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम है। हम इन दोनों ही मुद्दों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आएगी, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। आदरणीय पेंशन धारकों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जुनेद एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।